नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार की शाम को रात्रि विश्राम के लिए रामनगर पहुंचे। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री दोपहर में अचानक आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंच गए, जिसके बाद उनके साथ मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं जैसे ही मुख्यमंत्री आरटीओ कार्यालय पहुंचे तो वहां भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री के एआरटीओ कार्यालय पहुंचते ही वहां पर मौजूद दलालों में हड़कंप मच गया। तो कई दलाल अपनी अपनी दुकानों को बंद करके मौके से फरार हो गए। मुख्यमंत्री धामी ने छापा मारकर कार्रवाई के दौरान इस कार्यालय में सभी अभिलेखों की जांच करने के बाद वाहनों के पंजीकरण में की जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई। समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत मैं आज यहाँ का एआरटीओ कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, एनफोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में, क्या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर और निर्देश दिए हैं कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रामनगर से संवाददाता रोहित गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी रोहित, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक आरटीओ कार्यालय पहुंच गए और उसके बाद अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, क्या कुछ हुआ? जी मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जो है रामनगर के आरटीओ कार्यालय में अचानक छापा मारा और इस छापेमारी के दौरान वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों में जो है होश उड़ गए थे और उनके अचानक कार्यालय में पहुंचने के बाद अफरा तफरी का माहौल जो है आरटीओ कार्यालय में देखा गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से वो फाइलें चेक करते हुए नजर आए हैं, साथ ही साथ बताया जा रहा है दलाल भी अपनी अपनी दुकानें छोड़कर भाग निकले, वहां से फरार हो गए हैं। क्या किसी पर कोई कार्रवाई भी की गई है अधिकारियों को लेकर? जी मैं आपको बताऊं कि जब मुख्यमंत्री ने एआरटीओ कार्यालय में छापा मारा तो उस दौरान जो एजेंट थे उन पर हड़कंप मच गया और कई जो एजेंट थे अपनी दुकानों को बंद करके मौके से फरार हो गए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर छापेमारी के दौरान कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि सरकारी कार्यालय में जनता को चक्कर न लगाने पड़े और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के साथ जनता को राहत दें। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जनता के कार्यों में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिससे वहां की जो स्थितियां हैं, जो जिनमें खामी पाई गई है, उनको सुधारा जा सके? जी मैं आपको बताऊं कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने जो है आरटीओ कार्यालय में निर्देश दिए हैं कि जो नशे में लोग वाहन चला रहे हैं, जो ओवरलोड वाहन यहाँ चल रहे हैं, उन पे जो है कार्रवाई की जाए। इसके अलावा रोहित, जिस तरह से मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे थे, अधिकारियों की यदि हम बात करें तो अधिकारियों में किस तरह का हड़कंप का माहौल रहा? क्योंकि जानकारी तो ये भी है कि फटकार भी लगाई गई है। जी मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री ने जब एआरटीओ कार्यालय में छापा मारा तो उस दौरान जो है अधिकारियों में काफी हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जो है वहां पे बैठकर जो है फाइलों को चेक कर रहे थे और कुछ खामियां उन्हें मिली थी, उस पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस तरह की खामियां ना मिल पाए। जी रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए थे, उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जब औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां पर अधिकारियों के साथ ही साथ मुख्य तौर पर एजेंटों में अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया, जिसके बाद तमाम एजेंट अपनी दुकान बंद करके वहां से निकल गए। मुख्यमंत्री को जहां जहां भी खामियां मिली हैं उसको लेकर फटकार भी लगाई गई है, साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि इन तमाम खामियों को जल्द से जल्द ठीक करके जनता को सुविधाएं देने में कोई भी कोई कसर ना छोड़ी जाए। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने आए दिन रोड पर हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई छात्र छात्राएं चोटिल भी हुए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही महाविद्यालय की 3 छात्राएं स्कूटी सवार की चपेट में आ गई थी, जिसमें एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज नजदीकी अस्पताल में अभी भी चल रहा है। तो वहीं इस मामले को लेकर छात्राओं ने एनएसयूआई संगठन के बैनर तले कॉलेज में, तहसील और कोतवाली में प्रदर्शन कर दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। साथ ही साथ दुर्घटना के आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर तहसील और कोतवाली पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया।
ठाकुर है, मैं एचडीएम पीजी कॉलेज के छात्र हूँ। इस साल मेरा एमए फर्स्ट ईयर है। हमसे एचडीएम से यही मांग है कि जल्द से जल्द अगर हमारे कॉलेज के बाहर स्पीड ब्रेकर नहीं बनता है तो हम आंदोलन पे उतर आएंगे, क्योंकि इस घटना से, क्योंकि कल ही प्रेजेंट में हमारी कॉलेज की छात्राएं का एक्सीडेंट हुआ है जो रोड क्रॉस करी थी। अगर स्पीड ब्रेकर बनता हमारे कॉलेज के बाहर तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो हमसे यही मांग है कि जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बन जाए, वरना हम आंदोलन में उतर आएंगे। धन्यवाद। देहरादून में पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी को पकड़ा है। बता दें कि पुलिस कप्तान एएसपी अजय सिंह की अवैध खनन को लेकर सख्ती लगातार जारी है, जिसके बाद व्यक्ति फर्जी आईपीएस बन गया और पुलिस का बड़ा अधिकारी बनकर चौकी प्रभारी अवैध काम को लेकर दबाव डालता रहा। तो वहीं पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी को देहरादून के कैनल रोड में गिरफ्तार किया है। पिथौरागढ़ में भारतीय सेवा की अग्निवीर की भर्ती को लेकर चंपावत जिले में तहसीलदार ने तिथि जारी कर दी है, जिसमें संबंधित विभागों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। बता दें कि जिलाधिकारी आकाश जोशी के नोडल अधिकारी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। तो वहीं अग्निवीर की भर्ती मिलिट्री स्टेशन बनवसा में होगी, जो कि 1 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगी। पर्यटन नगरी रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के द्वारा आयोजित किया गया कला प्रेजेंटेशन कार्यक्रम। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने 3 नागा बटालियन को राष्ट्रपति के द्वारा निशान सौंपा गया। साथ ही साथ भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने के ऊपर आयोजित इस कार्यक्रम में परेड का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान अवसर पर उनके साथ जनरल आरपी कविता, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, और जनरल एसएन राजा सुब्रमणी, सेंट्रल आर्मी कमांडर शामिल हुए। देश के वीर सैनिकों की निशानी है जो राजधानी देहरादून में जमीन के कागजातों के रिकॉर्ड रूप में की गई छेड़छाड़ का मामला बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी कड़ियां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब तक इस प्रकरण में 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें राजधानी देहरादून में 50 बीघा जमीन और रायवाला की एक ट्रस्ट से जमीन से जुड़े हुए मामले की विवेचना की जा रही है। आपको बता दें कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था तो उस समय उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार का हिस्सा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में हुआ करता था, जहां रिकॉर्ड रूम में राज्य के गठन के बाद दस्तावेज उत्तराखंड में आए। उस समय कई संपत्तियां ऐसी भी थी जिनका कोई वारिस नहीं था। ऐसी ही संपत्तियों पर कई माफियाओं की नजर बनी हुई थी, जिसके लिए माफियाओं के अलग अलग गिरोह ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीनों को अपने नाम करा लिया और उन्हें करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। बता दें कि इस दौरान 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस वार्ता को आयोजित किया। इस दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पौड़ी परिसर में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का दबदबा रहा है और इस बार भी पूरा विश्वास है कि एनएसयूआई का ही दबदबा बना रहेगा। साथ ही छात्रों और परिसर में विकास को लेकर जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं छात्र संघ चुनाव में संगठन के विरोध में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो भी पूर्व पदाधिकारी संगठन के विरोध में कार्य कर रहा है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना जरूरी है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र लुंडी ने कहा कि कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ आए थे तो उनकी यात्रा निराशाजनक रही। उन्होंने कोई भी लोक कल्याणकारी योजना के बारे में बात नहीं की है। वहीं महेंद्र लुंडी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के सारे मंत्री एक सप्ताह में पिथौरागढ़ में घूम रहे हैं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना को देखते हुए राज्य सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। बता दें कि सरकार किसानों और काश्तकारों को लाभ देने और कृषकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ग्रोथ सेंटरों को स्थापित कर रही है, जिसमें महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में सेलाकुई रेशम विभाग और रेशम फेडरेशन की तरफ से महिलाओं और किसानों के लिए ग्रोथ सेंटर बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को समय से समर्थन मूल्य देना है। फेडरेशन रेशम में और हम डेली आते जाते हैं, इसका काम करते हैं, धागा निकालते सुखाते हैं, इसका वो होता है चिमर होता है, फिर उसके बाद धूप में सुखाते हैं, फिर जाके हम इसे सफाई करते हैं। जिसे बहुत ज़्यादा है, ये धूप में रहना सबको गर्मी का है, बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद हम गर्म पानी में इसको बॉयल करके फिर उबाल के फिर हमारे मशीन में आते हैं, फिर हम इसका धागा बनाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में झरना पर्यटन जोन में सुबह वन विभाग के अधिकारियों के साथ जंगल की सफारी का लुत्फ उठाया। बता दें कि जंगल सफारी के दौरान मुख्यमंत्री को टाइगर की दीदार भी हुए, साथ ही जंगल सफारी के दौरान अन्य जीव भी मुख्यमंत्री ने देखे। वहीं वन विभाग ने ढेला चौकी पर भाजपा नेताओं और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के उभरते मूर्तिकार कक्षा 7 के छात्र संजय बिष्ट ने घर की मिट्टी से अपने हाथों से बने हुए जिम कॉर्बेट की मूर्ति को बनाकर मुख्यमंत्री को भेंट किया। ये जो हमारा कॉर्बेट क्षेत्र है, ये धीरे धीरे अब पूरा विश्व के मानचित्र पर आ रहा है और पिछले दिनों इस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण से हमको G20 की समिट मिली और G20 के भी जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया और उनको भी एक अच्छा अनुभव वो कॉर्बेट क्षेत्र का लेकर गए और कहीं ना कहीं इस कॉर्बेट क्षेत्र का और अधिक संरक्षण हो, टूरिज्म के क्षेत्र में इसका अच्छा प्रबंधन हो और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार पर्यटकों की जो आवाजाही बढ़ रही है, उसके लिए हमारा जो वन प्रभाग है, ये टाइगर जो रिजर्व है, इसके अंदर और अच्छा प्रबंधन हो, इन सबको मैंने देखा है। साथ ही यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों से भी आज मैंने कुछ विषयों पर यहाँ पर समीक्षा की है। खबर देहरादून से है, जहां घरेलू बार लाइसेंस का विरोध होने पर आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी है। वहीं इस संबंध में आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से रोक के आदेश को जारी कर दिया गया है। साथ ही विपक्षी दल इसे अपनी जीत बता रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कर्नल महारा ने बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपराधियों को संरक्षण और देवभूमि को शराब प्रदेश बनाने के मकसद से यह नियम लाया गया था, जिससे अब कांग्रेस के प्रयासों ने रद्द कर दिया है। हरिद्वार ऋषिकेश जैसे क्षेत्र जहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती थी, वो भी इसके अंदर आ रही थी। और 50 बोतल अगर आदमी घर में रखेगा तो एक मिनी बार तो मोहल्ले में खुल ही जाएगा। तो निश्चित ही ये अपराधियों को संरक्षण देने वाला एक कानून था, शराब प्रदेश बनाने का एक कानून था, देवभूमि को शराब में डुबाने का एक प्रयास था। जैसे इन्होंने पहले मोबाइल वैन से शराब भेजने की बात की थी। तो बीजेपी की कथनी और करने में फर्क है और मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस के संगठनों के विरोध के बाद बीजेपी सरकार को अपने पांव पीछे खींचा। ऊधम सिंह नगर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सीमांत खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने मैं प्रत्याशी की दौड़ में नहीं हूं, पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि हुआ है, ये कहा। उसके साथ ही साथ छोटे मंझोले काश्तकार अपना ध्यान बिचौलियों के हाथों बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन की साठगांठ से किसानों को फसल का उचित दाम भी नहीं मिल रहा। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और विधायक अनिल नौटियाल ने महिला बेस अस्पताल सिमली का निरीक्षण किया है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। वहीं उन्होंने निर्देशित किया कि अस्पताल में जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों को तत्काल खरीदा जाए। बता दें कि जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि डीडीओ कोड रजिस्ट्रेशन होने तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही ये भी कहा कि आवश्यक उपकरणों को क्रय करने हेतु जिला योजना में भी प्रस्ताव दिया जाए। वहीं सिमली बेस अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर राजीव शर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। आज
अपने विधायक माननीय विधायक कनकराज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हमने एक बैठक करी और उसका एक विस्तृत निरीक्षण भी किया और जो भी कमियां परिलक्षित हुई हैं, चाहे वो स्टाफ की तैनाती के संदर्भ में है या फिर और भी जो नए उपकरण का क्रय किया जाना है और जिनको लगाने की आवश्यकता है, उसके संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ ऐसे भी प्रकरण हैं जो शासन स्तर के हैं, तो उस पर हम भी वार्ता करके उनका जल्द से जल्द निस्तारण का हम उसका प्रयास करें। देहरादून में धीरेन्द्र शास्त्री दौरे पर है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री 4 नवंबर को आ सकते हैं। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर में पहुंचेंगे। बता दें कि 4 नवंबर को भव्य दरबार लगाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कथा का आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में होगा। तो 4 नवंबर को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि राजीव गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर भक्त और श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। पूरा विश्व ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता महीना मना रहा है। ऐसे में देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी रतन कैंसर की जागरूकता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अस्पताल के मुख्य डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर से होने वाले लक्षण व उसके इलाज को लेकर जानकारी दी। मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर सौरभ तिवारी ने कहा कि अब महिलाओं के साथ ही साथ पुरुषों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। इसका सही उपाय, सही वक्त पर सही डॉक्टरी परामर्श और इलाज है। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल स्तन कैंसर से लगभग 1 लाख नए मामले सामने आते हैं, जिसमें 60% से अधिक का पता एडवांस स्टेज में चल जाता है। वहीं जीवित रहने की दर और उपचार को प्रभावित करता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून व्यापक जांच और उन्नत उपचार करके इसको कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने हाल ही के सालों में विशेष रूप से महिलाओं में स्तन कैंसर के मामलों में बहुत वृद्धि देखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 40% मामलों में इस प्रकार के कैंसर के रोगी आते हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही रोगियों को उनके ठीक होने तक अत्याधुनिक देखभाल और सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास कुछ कारण होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैडम ने बताया कि 80% 90% केसेस जो हैं वो जेनेटिक नहीं है, केवल 10% केसेस जेनेटिक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो 80% केसेस 90% केसेस हैं, उसके कारण हमको कुछ कारण पता है जो मैंने आपको बताए, पर बहुत सारे कारण हैं जो हमको नहीं पता है। बहुत सारे जीन्स जो है अभी भी हमको नहीं पता है किस कारण से हो रहा है, तो ये उन कारणों से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जेनेटिक कारण होता है। कुछ जीन्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है, पर केवल 10% केसेस में फैमिलियल और जेनेटिक कॉजेज होते हैं। सर, थेरेपी की बात करें तो क्या कुछ थेरेपी हो जो लोगों को समझना चाहिए कि इस तरीके से हम लोग अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू अ गुड क्योर। ठीक है, जितना जल्दी पेशेंट हमारे पास सिम्टम को लेके आएगा, सिम्टम को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि पेशेंट को मालूम होना चाहिए कि किस सिम्टम पे पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है। उसमें से है ब्रेस्ट में गांठ होना, किसी तरह गांठ होना, निप्पल से डिस्चार्ज होना, बाजू में कोई गांठ होना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ जो होती है बाजू में जाके फैलती है, या ब्रेस्ट में लाल हो जाना, लालपना, ऑरेंज पील जो होता है, ऑरेंज की स्किन होती है उसकी तरह से स्किन हो जाना, या कोई डिम्पलिंग होना, या निप्पल का रिट्रैक्शन होना। ये जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम, जिससे हम पेशेंट को आके तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तभी जाके हमें मालूम चल पाएगा कि है कि नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है और पेशेंट को भय नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात है, डर मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, तभी जाके इसके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको, सर्जरी है, इम्यूनोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसको ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तारगंज में पुलिस ने 25,000 के इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से घटना के वक्त प्रयुक्त की गई 315 बोर के तमंचा और स्कॉर्पियो कार बरामद की गई है। बता दें कि 1 अक्टूबर को सत्येंद्र सिंह सितारगंज कोतवाली में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच की शुरुआत कर दी थी और एक अभियुक्त को जेल भेज दिया है।
तो सितारगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और स्कॉर्पियो कार भी बरामद की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। अगली खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ईवीएम वेयर हाउस परिसर का मासिक निरीक्षण किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सुरक्षा में लगे कर्मचारियों और ड्यूटी रोटेशन की जानकारी ली है। बता दें कि निरीक्षण के दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी और सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में सभी निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का ध्यान निकाय चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनावों पर है। यही कारण है कि नैनीताल में हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों को ही फटकार लगाई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं किया गया। साथ ही राज्य सरकार से कोर्ट ने यह भी पूछा कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। जसपुर निवासी अनीश की याचिका पर यह सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार और आयोग दोनों से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा है। म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन थे उनका 5 साल का टर्म जो है 2 दिसंबर 2023 में कंप्लीट होने जा रहा है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243U में प्रावधान है कि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले जो है चुनावी प्रक्रिया अगले बोर्ड के गठन के लिए तैयार चालू हो जानी चाहिए सारी नगर पालिकाओं में जहां जहां ये टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन अब जो है जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से। तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की है। हरिद्वार में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में दिखना लगातार जारी है। आपको बता दें कि हाथियों का झुंड क्षेत्र में टहलते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जंगली हाथियों का आतंक रिहायशी इलाकों में देखने को मिला। साथ ही साथ हाथियों को देखकर लोग खौफ खाते हुए भी नजर आए। बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर में लगातार तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत चारों धामों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश भर में ठंड के आसार हैं। उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना को देखते हुए राज्य सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। वहीं किसानों और काश्तकारों को लाभ देने और कृषकों को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रोथ सेंटरों को स्थापित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तभी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया है और ये भी कहा कि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो रोजगार देने में उत्तराखंड देश के दूसरे स्थान पर आता है। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम लगातार कर रही है। आज की डेट में हम आपको बताएं कि वैसे तो मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश हमारा रोजगार देने में जो आंकड़े सामने आए हैं वो दूसरे स्थान पे हमारा उत्तराखंड प्रदेश है और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने 24 आवर्स जिस प्रकार से यहाँ के प्रदेश की ज़रूरतें समझी, यहाँ की आवश्यकताएँ समझी, उन पर कार्य वो लगातार कर रहे हैं। और अब हम स्वरोजगार की जो पहले से हमारी मुहिम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है, उसी को हम आगे प्रदेश में बढ़ा रहे हैं और एमएसएमई के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लाकर रूरल एरिया को, रूरल इंफ्रा को हम आगे डेवलप कर रहे हैं और लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार प्रदान करने की ऐसी योजनाएं लाके उनको लाभान्वित कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।